बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका है बचेंद्री पाल के प्रश्न उत्तर। सुविचार सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना है। इनके पहले देखते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बच्चों, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद्र कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो उत्तर है, लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियां हैं और एवरेस्ट सागर की सबसे ऊंची चोटी होने के कारण सभी सागरों के ऊपर माथे के समान स्थित है, इसलिए उसे सागर माथा नाम अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो उत्तर है, लेखिका को एक भारी बर्फ का फूल, बड़ा सा फूल था जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लगा, जो शिखर की ऊपरी सतह के आसमान पर 150 किलोमीटर अथवा इससे भी तेज गति के हवा चलने के कारण बनता है और यह बच्चों 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? तो हिमस्खलन के एक शेरपा कुली की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो उत्तर है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु को भी आदमी को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है, या मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो जलवायु अनुकूल ना होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, कैंप 4 कहाँ लगाया गया और कब? तो कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को साउथ कोल में 7900 मीटर पर अंगदोर्जी और लोपसांग और गगन बिपसा के द्वारा लगाया गया। अगला क्वेश्चन, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? तो उत्तर है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? तो उत्तर है, लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में पहुँच जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब देखते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो उत्तर है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका बहुत चुकी रह गई। वह उसके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गई। वह एवरेस्ट, लाहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? तो उत्तर है, डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल का निर्माण करने और लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग कर बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया बच्चों उन्होंने कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले प्रयास में ही पहुंच जाना चाहिए। अर्थात बच्चों, उन्हें कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद थी कि वे सफल होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखिका को किसके साथ चढ़ाई करनी थी या किनके साथ चढ़ाई करनी थी? तो लेखिका को जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए थे क्योंकि उनके पास भारी बोझ था और वो बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? उत्तर है,
लोब्सांग ने अपनी स्विच सुई की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया, क्योंकि तंबू के रास्ते एक लंबा बर्फ पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था। इससे उनका कैंप भी तहस नहस हो गया था और लेखिका भी उसमें दब गई थी। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो उत्तर है, साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मसों में जूस और गर्म चाय से भरने के बाद नीचे जाने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों को पहली बड़ी बांधा खम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल से कैंप 1 यानी 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ते को भी चिन्हित कर दिया है। सभी कठिनाइयों का भी जायजा ले लिया गया है और साथ भी स्पष्ट भी कर दिया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी तक जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। हर क्वेश्चन 50 या 60 शब्दों में आंसर देने के लिए आता है, अति लघु तो आते ही नहीं है। तो आपको ये देखना है कि अगर अति लघु वाला क्वेश्चन भी दीर्घ में आता है तो आप उसे दीर्घ में बना पाएँ, इस तैयारी से एग्ज़ाम में जाएं। पहला क्वेश्चन है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो बच्चों बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। पहले तो हम हिमपात का अर्थ देखते हैं। और ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल मच जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें उसी समय गिर जाया करती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरे की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने और इस दरार का विशाल हिमविदर में बदल जाने का ख्याल ही बच्चों बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक यह जानकारी थी कि जो संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोही और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। कि जो हम यात्रा करें हमें साथ हमेशा ऐसा होता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के तंबू में बर्फ पिंड का वर्णन कीजिए। जो बर्फ पिंड गिरा था उसका वर्णन करना है। तो लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन बड़ा ही बच्चों भयानक और खतरनाक था। जब लेखिका नायलॉन के बने तंबू कैंप 3 में गहरी नींद में सो रही थी तो रात 12:30 बजे उनके सिर के पिछले हिस्से में कोई सख्त चीज टकराई, जो कि बहुत ठंडी और भारी थी और उन्हें कुचलती जा रही थी। यह वही बर्फ का पिंड था बच्चों जो लाहौर से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। वह अत्यंत तेज गति से गर्जना के साथ गिरा। इससे लेखिका का कैंप भी तहस नहस हो गया। इससे चोट तो सभी लोगों को लगी, पर एक आश्चर्य की बात थी कि किसी की मृत्यु ही नहीं हुई थी, सभी बस घायल हुए। अगला क्वेश्चन है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो उत्तर है, लेखिका अपने दल की दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए बर्फीली हवा में तंबू से निकलकर चाय और जूस लेकर नीचे उतर रही थी कि लेखिका और नीचे बाहर बहुत ठंडी हवाओं का तूफान चल रहा था कि लेखिका के इस दृढ़ निश्चय और संवेदनशील स्वभाव को देखकर हक्का बक्का रह गया। जबकि उन्हें रोका भी गया था कि नीचे मत जाओ, लेकिन फिर भी वो अपने सदस्यों, जो दल के दूसरे सदस्य थे, उनकी मदद के लिए नीचे उतर रही थी। उनका ये स्वभाव देखकर ही कि हक्का बक्का रह गया। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? तो उत्तर है, कुल 6 कैंप बने थे। पहला बेस कैंप था जो नमची बाजार के पास था और सुरक्षा की दृष्टि से भी अनुकूल था क्योंकि ये ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक था। अगला था कैंप 1 जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया, जो हिमपात के ठीक ऊपर था।
अगला एक और कैंप 3 था, ये चढ़ाई के रास्ते में ही बना था। कैंप 3 इसे लहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया और यह रंगीन नायलॉन से बना था। इस कैंप पर लहौसे ग्लेशियर से टूटकर बर्फ का पिंड भी आ गिरा था। अगला कैंप था कैंप 4, ये समुद्र तट से 7,900 मीटर की ऊंचाई पर था। साउथ कोल स्थान पर लगने के कारण इसे साउथ कोल कैंप भी कहते हैं। दुर्घटना के पश्चात घायल पर्वतारोही को इन्हीं कैंप में इलाज के लिए भेजा भी गया था। लास्ट कैंप था शिखर कैंप, ये अंतिम कैंप था और ये एवरेस्ट के ठीक नीचे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 5 है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? तो एवरेस्ट की चोटी जो थी वो आपको पता है बहुत ही ठंडी हवाएं वहाँ चल रही थी और वो भी कितनी 150 किलोमीटर से ज़्यादा। उसकी ऊंचाई पर जो हवा के झोंके थे वो भुरभुरी बर्फ़ के कणों को भी उड़ा रहे थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अनेक बार देखने पर कोई चोटी भी दिखाई नहीं दी। ढलान एकदम सीधा नीचे जा रहा था। एवरेस्ट शंकु की चोटी की तरह था जिस पर 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री ने किस प्रकार दिया या उसके किस कार्य से मिलता है? तो उत्तर है, सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री पाल ने तब दिया था जब वह अपने दल के अन्य सदस्यों की सहायता के लिए बर्फीले तूफान में तंबू से निकलकर जय और मीनू की इन तीनों के लिए चाय और जूस लाई। इस स्थिति में उन्हें खतरा था, उनके मित्रों ने रोका भी था, परंतु उन्होंने साहस और दृढ़ता पूर्वक अपना कार्य किया और कहा कि मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। अब देखते हैं आशय स्पष्ट। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो इस पंक्ति का आशय हमने स्पष्ट करना है। पहले लिखेंगे पाठ का नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, फिर लेखिका का नाम बछेंद्री पाल, पुस्तक का नाम स्पर्श। इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका कर्नल द्वारा अपने दल के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहे गए शब्दों के बारे में बताती हुई कहती हैं कि एवरेस्ट जैसी बड़ी यात्रा के लिए संघर्ष करने के साथ साथ बड़ी बड़ी बाधा को पार करने का भी साहस कर रखना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसी विशाल यात्रा में मनुष्य को हर पल मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अर्थात उसे यह सोच कर जाना चाहिए कि इस अभियान में मेरी मृत्यु भी हो सकती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता है। इस पंक्ति का भी हमने आशय स्पष्ट करना है, तो आप जो आशय स्पष्ट में पहले 3 लाइनें लिखवाई हैं वो वैसे लिखिएगा, पीले रंग से मैंने लिखी है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखिका एवरेस्ट यात्रा के समय मिली चुनौतियों से उत्पन्न भय का वर्णन करती हुई कहती है कि हिमस्खलन के कारण जमीन पर दरार पड़ना और बाद में उनका गहरे बर्फीले गड्ढों में परिवर्तित हो जाना बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और इससे भी ज़्यादा अधिक डर की बात यह थी कि जब हम तक एवरेस्ट यात्रा करेंगे तब तक इस तरह ना जाने कितने कूली और पर्वतारोही आहत होते रहेंगे। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चरित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उसको बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान आया। इस पंक्ति का भी हमने आशय स्पष्ट करना है, तो 3 येलो कलर की जो लाइनें मैंने पहले लिखी वैसी आप फिर से लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद अपने द्वारा किए गए क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि किस तरह मैंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर छोटी सी पूजा अर्चना की, उसके बाद अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उनकी आराधना करके मैंने उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया और साथ में इस खुशी के पल में प्रसन्न हुई और अपने माता पिता को भी मैंने याद किया।